मॉर्निंग आप सबका वेलकम है नेशनल काउंसिल फायर एंड सेफ्टी अकेडमी दादाबाड़ी कोटा। अब हम लोग इसका होज का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। आप समझो, दिख रहा है होज पाइप। ये कपलिंग है कौन सी? ये कौन सी? कैसे पहचाना है फीमेल कपलिंग है? पहचान बताओ, कैसे पता चला तुमको? जो होल्स लगे हुए हैं ये टायर, तो इससे समझ में आता है कि अपन ये गाड़ी में लगी, गाड़ी में गाड़ी वाले से अगर मैं बात करूं हाइड्रेंट की, अब सुनो, हाइड्रेंट की बात करेंगे ना कि नलकूप लग रहा है सीधा खड़ा हुआ पाइप, तो हाइड्रेंट में भी यही लगता है। कारण क्योंकि इसके लिए क्या होता है, एक फायरमैन, दो फायरमैन है, एक फायरमैन खड़ा, स्टार्ट बोला, स्टार्ट बोलते भागा, भाग करके हाइड्रेंट पे गया और हाइड्रेंट थोड़ा पकड़ेगा वो एक हाथ से, वो अपने दोनों हाथ को यूज़ करेगा। अब मान लो अगर ये लगा होता तो कितनी परेशानी आती है उसको चूड़ियाँ कसने में, है ना? लगता ही नहीं है ये, इसलिए ये लगता है। हाथों को पकड़ा, सीधा जोर से प्रेशराइज करके लगा दिया, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना, हल्का सा आपने उसमें लगाया उसके पाइप के सिरे पर, तो एक कच करके आवाज़ आएगी। कच आवाज़ का मतलब होता है क्लिप फिट हो जाएगा। फिट होने का मतलब अपने निकलेगा। चूड़ियाँ कसने की कहानी नहीं है यहाँ पर। अगर तुमने जल्दीबाजी में चूड़ी डबल पे कस दी, चूड़ी फिसल गई और टूट गई, उसका कोई इलाज नहीं है, होज रील बदली जाएगी फिर। इसलिए ये दिक्कत होती है फायरमैन के साथ। इसे सीधा क्या दे दिया, भाई तुम तो ये यूज़ करो, ठीक है? हाँ, लगा देंगे, यूज़ करेंगे। दूसरा सिरा यहाँ, अब शर्त ये आ गई कि किसी भी फायरमैन को कमी पड़ गई, होज पाइप की कमी पड़ गई, अब क्या करेंगे? दूसरा चाहिए। तो दूसरा चाहिए जब जब जुड़ेगा। ये सिरा कौन सा है? तो इसमें दूसरा सिरा कौन सा लगना चाहिए? क्योंकि फीमेल कपलिंग ऐड हो गई और होने के बाद फिर आगे हिस्सा हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ऐसे करके उसको 1 बाय 1 यूज़ किया जा सकता है। और जो फाइनल पोर्शन है उसमें क्या लगेगा? नोज़ल। क्या लगेगी? नोज़ल। दो चीज़ और याद रखना, अगर इसका नॉर्मल पूछे कितने mm की होती है तो 50 mm, अगर देहात में आग बुझानी तो 75 mm, और अगर किसी भी भट्टियों में या फिर बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उसमें बुझानी है तो 100 mm। 3 प्रकार की होज रील आती है। अब वो तुम्हें कौन सी पूछता है वो उस पर निर्भर करता है। हमने तो तीनों ही पढ़ ली। 50 फीट में बोल सकते हो आप, 50 फीट की बोल सकते हो, फिर 75 फीट की बोल सकते हो, फिर 100 फीट की बोल सकते हो। 100 फीट की, 75 की तो नॉर्मली देहात गाँव में जो मैदान होते हैं बड़े बड़े वहाँ ले जाओ। 50 फीट की अमूमन केसेस में, यानी कि पूछे नॉर्मली। और 100 फीट जंगल में नहीं, जंगल में तो 75 फीट की हो रही है। बड़े बड़े कारखाने होते हैं जहाँ पर आपके रिफाइनरी सिस्टम है, ऐसी जगह पर, ठीक है? कपलिंग किसकी बनी होती है? ध्यान रखना, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होगा। वो ज़्यादातर लगाएगा एल्यूमिनियम या गन मेटल। तुम्हारे दिमाग में भी ये आया हुआ एल्यूमिनियम की होती है, भाई दिखने में तो ऐसी लगती है बड़ी, लेकिन सब तरह की होती है। कारण ये है कि आज के टाइम में जो आपके पास कपलिंग है ना, वो गन मेटल, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और सब तरह की मिल रही है। तो आपके पास होगा उपरोक्त सभी। यहाँ समझ में आ रहा होगा ये, यानी कि गन मेटल, प्लास्टिक और अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है? कपलिंग में भी यूज़ कर सकते हो आप। ये हो रही है, ये है अपने पास, ये नोज़ल है। क्या है? नोज़ल में भी ये दिया है। क्यों दिया है? पकड़ने के लिए। ये सिरे हैं नोज़ल के। अगर मान लो नोज़ल के सिरे नहीं होते, हाँ, तो वो पहले पाइप से पहले नोज़ल भाग जाती है और किसी के सिर पे लग भी जाती है और सिर फट जाता है उसका। यानी कि कई बार क्या होता है, आप अच्छी तरह नहीं लगा पा रहे हो। अगर तुम्हें पता चल रहा है नोज़ल को पकड़ते कि यार इसको प्रेशर सही नहीं है या सही नहीं लगी, तो तुम छोड़ दोगे उसको नीचे करके, तो वो गिरेगी कहाँ? नीचे गिरेगी वो, है ना? क्योंकि जैसे प्रेशर आया, पानी नहीं आएगा पहले आएगी उसमें से हवा। तो हवा आएगी, अगर हल्की फुल्की नोज़ल ढीली होगी तो वो पहले गिर जाएगी। इसलिए इसको पकड़ने का तरीका भी इस तरीके से होता है। जैसे यूँ दबाया, हाँ, कई लोग यूँ रखते हैं, पहले तो चेक करते हैं, पहले चेक करते हो, जब पीछे से उसने स्टार्ट बोला तो उसको प्रेशर चेक कर लेंगे पहले, इस तरीके से यूँ। जब पानी आ रहा है संभाल पा रहे ना, फिर पीछे एक बंदा खड़ा होता है, वो थोड़ा सा पाइप को पकड़ेगा, सपोर्ट देगा, और तुम्हारे पैर एक आगे एक पीछे रहेंगे, फिर वो पूरी सपोर्ट में यूज़ करेगा, ठीक है ना? पर ये बहुत बात की बात है नोज़ल को। होज की बुनाई कितने प्रकार की होती है? होज 2 ही प्रकार से बुनी जाती है।
ठीक है ना। यानी कि इसके दो ही प्रकार होते हैं, एक होती है कैनवास और एक रबर लाइन होज। तो वो दो ही प्रकार से ताने और बाने, क्या नाम बता दूं मैं, ताने और बाने। ताने बाने दो नाम हैं जिनका यूज़ करके होज पाइप को हम क्या करते हैं, बुन सकते हैं। अगला प्रश्न ये दिख रहा है, ये रहा जो मैंने नाम बोला था, ताना और बाना। इसको इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, वार्प और वेफ्ट। ये है ना वेफ्ट मतलब ये हिस्सा, ये बाना होता है, ये पूरा ताना होता है। और सबसे सरल बुनाई जो फटती भी जल्दी है वो ये वाली है। ऐसे होज हमें मिलते हैं, क्योंकि ऐसे होज क्या होते हैं, तुम घिस रहे हो उनको, पटक रहे हो, उठा रहे हो, फेंक रहे हो, तो उस पर दिक्कत नहीं हो रही वो। नहीं तो जितनी बार तुम्हारी एयर है ना, उसी से वहाँ पे पॉइंट्स बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ पद्धतियाँ थी ये बुनाई की, पहले चलते थे ऐसे ऐसे बुन लो, ऐसे बुन लो, हमें ऐसे मिलते हैं अभी। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर, होज रील ट्यूबिंग को कितने पाउंड प्रति वर्ग इंच पर टेस्ट। बिल्कुल रट लो इसको, ये प्रश्न आएंगे और ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे तुम्हें। उम्मीद मत करना सीधे प्रश्नों की। फायर में प्रैक्टिकल आता है, फायर में क्या आता है, प्रैक्टिकल पता होना चाहिए, तब उसमें आप जीत सकते हो। नहीं तो बुकें तो फिर बहुत है। अब तुम चेक करना बुक में, अगर प्रैक्टिकल लिखा होगा तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। 20 पेज या 20 लाइन पढ़ने पर 2 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन निकल के आएंगे उसमें से। 20 लाइन मान लो, 20 लाइन में 2-3 चीज़ें दिखेगी, इतने इतने इंच की होती है, पर उसके लिए 20 लाइन भी तो पढ़ी। अगर सीधा फोकस उन लाइनों पे रहेगा तो काम ही ख़त्म है ना, फिर तो 20 तुम्हें और मिल जाएंगी। तो होज रील ट्यूबिंग, होज रील के ट्यूबिंग को कितने पाउंड, किसकी बात हो रही है, होज रील का प्रेशर टेस्ट नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ किसकी, होज रील की ट्यूबिंग, उसका जो ट्यूब होता है। क्योंकि हर होज रील के अंदर एक ट्यूब होता है, रबर लाइन में या कैनवास में ट्यूब होता है। ये थोड़ी ना है कि तुम्हें केवल वो ताने बाने की होज रील पकड़ा दी, अंदर रबर भी तो होगा, क्योंकि रबर होता है तभी तो वो चिपकती है। ठीक है, तो उसकी ट्यूबिंग को कितने पाउंड प्रति वर्ग इंच प्रेशर पर टेस्ट किया जाता है। तो उसकी ट्यूबिंग की जब हम बात करेंगे तो उसको 120 पाउंड प्रति वर्ग इंच पर यूज़ किया जाता है। होज रील के 3 फिट, 50 फिट, 75 फिट, 100 फिट। और होज रील का जो रबड़ का क्या होता है, ट्यूबिंग का जो होता है, वो पाउंड प्रति वर्ग इंच प्रेशर टेस्ट कितना होगा, 120। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर, निम्न में से होज फिटिंग्स में नहीं आता। अब नाम से समझ जाओगे तुम तो, फिटिंग है ना, फिटिंग में अडेप्टर भी तो आते हैं। अब कोई लाइट की फिटिंग करने जा रहा है तो तुमसे अडेप्टर भी तो मंगाएगा, वो इतने अडेप्टर ले आना, सब समझते हैं इसको। ब्रीचिंग, ब्रीचिंग क्या है ये आगे आएगा, है ना। ब्रीचिंग इतना समझ लो कि जैसे कोई तुम्हारे पास एक पाइप है, जैसे ये तुम्हारा एक पाइप है, सीधा होज पाइप है। अब मुझे इस पाइप के प्रेशर को 2 जगह डिवाइड करना है, 2 जगह आग लग रही है, तो क्या मैं यूँ करते रहूँ उसको, स्वीप नहीं हो सकता। तो एक ऐसा सिरा आता है जिसको बोलते हैं ब्रीचिंग के नाम से, उसमें क्या होगा, वो इसमें लग जाएगा, डायग्राम आएगा अभी आगे, है ना, और उसके 2 मुँह बन जाएंगे। यानी कि उसी में अब नाम पता होना चाहिए और काम पता होना चाहिए, बाकी थ्योरी तो गई साइड में। जैसे कि ब्रीचिंग के 2 पार्ट, डिवाइडिंग ब्रीचिंग और कलेक्टिंग ब्रीचिंग, नाम से स्पष्ट हो रहा है। डिवाइड तो डिवाइड होके काम कर रही है, कलेक्टिंग कलेक्ट होके काम कर रही है। तो 2 प्रकार की ब्रीचिंग हमारे लिए मेन है। क्या है, कैसे है, पूरा नाम, पूरी थ्योरी, उसको स्पष्ट समझाएंगे हम आगे ना। ठीक है, तो सब नाम एक जैसे हैं। कन्वेंशनल रिंच मेरे को समझ में नहीं आया, मान लो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ में नहीं आया यार क्या कन्वेंशनल है, और एग्ज़ाम चल रहा है, तुक्का तो मार सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, इस बात की शांति रखना मन में, और ये शांति तुम्हें पास भी करवा देगी, भूल चूक से ही सही। वो तो बाद में देखेंगे, वो तो बाद में देखेंगे कि तुम आग को और बढ़ा देते हो या बुझा देते हो, लेकिन काम तो हो जाएगा क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसको अपने लिए बेस्ट पॉइंट लेते हुए समय का यूज़ करो, क्योंकि गया हुआ समय वापस नहीं आता। तो यहाँ पर लिखा है कन्वेंशनल रिंच, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एज ए स्टूडेंट, और मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ मैं, तो मेरे को रिंच तो दिख रहा है, रिंच तो हमेशा फिटिंग्स में काम आएगी। तो आइडिया क्या लगाया, फास्ट, कोई ऐसा फास्ट वॉल्व तो नहीं होता, वॉल्व होता होगा पर फास्ट का मतलब क्या है, तो कुछ अलग से वर्ड दिख रहा है, समझ में आ जाएगा। अडेप्टर, ब्रीचिंग और कन्वेंशनल रिंच, इनके नाम देखेंगे आगे। ठीक है,
निम्न में से ऑर्डिनरी ब्रांच कौन सी है? डक फुट, रिवॉल्विंग, गुजनेक। गुजनेक कोई नहीं चीज़ नहीं होती, रिवॉल्विंग होती है, पर यहाँ थोड़ा ना होगी क्योंकि यहाँ तो ऑर्डिनरी पूछा है। रिवॉल्विंग तो अपने आप घूमती रहे भाई, रिवॉल्विंग तो रिवॉल्व होती रहे, पर यहाँ तो क्या पूछा है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी एक ऐसी ब्रांच होती है जो बनी होती है गन मेटल की। तो गन मेटल की ब्रांच में जो ब्रांच होती है ना, उसको बोलते हैं रेडियल, यानी कि वो एक ही प्रकार का काम करेगी। अगर वो डिवाइडिंग है तो पानी को डिवाइडिंग ही करेगी, कलेक्टिंग है तो कलेक्ट ही करेगी। ऐसा नहीं है कि वो दोनों काम कर सके, वो मल्टी यूजेज में काम नहीं आएगी। इसे ध्यान रखना है कि जब भी ऑर्डिनरी ब्रांच का पूछा जाएगा तो ऑर्डिनरी ब्रांच के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियल ब्रांच। इसको याद रख लें आप कि ऑर्डिनरी, रेडियल, हमेशा ऑर्डिनरी में क्या आएगा? रेडियल। और अगर दूसरी ब्रांच के नाम आ गए तो डेफिनेटली फिर आपका रिवॉल्विंग आएगा, पर अभी रेडियल में क्या आएगा? ऑर्डिनरी ब्रांच। ब्रांचेस देख रहे हैं पूरी, हम लोग पूरी ब्रांचेस देख रहे हैं, एक एक चीज़ देखते चलो। कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड और स्पेशियल, इसको जिसने पढ़ लिया पूरी ब्रांचिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा वो। जैसे मैं तो तुम्हें सीधा सीधा पूछ लूँ स्पेशल ब्रांच बताओ स्पेशल ब्रांच कौन कौन सी होती है, तो मेरे सामने रिवॉल्विंग है, मैंने बोला था स्पेशल ही होती है, वो रिवॉल्व होती चलती है। डबल है, बोला था मैंने कि एक साथ डबल वर्क करेगी, वही रिवॉल्विंग आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर्म भरा होता है किसी में मेकिंग होती है और किसी में एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मतलब फॉर्म कम पानी ज़्यादा, फॉर्म कंपाउंड होता है, मिश्रण होता है उसमें। लेकिन अगर मैं नॉर्मल अनकंट्रोल्ड की बात करूं, सीधी सी बात है, जो अनकंट्रोल्ड हो रही है तो उसमें चीज़ें भी तो नहीं ना ऐसी, जैसे शॉर्ट है, कहीं कहीं छोटी छोटी है, कहीं कहीं स्टीम है ना। स्टीम मतलब बहुत ही लंबी दूरी तक नहीं जा रही, उससे पहले वो बस्ट हो जाती है या उसका नोज़ल निकल जाए, टूट जाए। सॉलिड भी है, हार्ड भी है यूज़ करने में। एक ट्वाइन का मतलब होता है उसमें कोई 3-4 सिरे नहीं निकल रहे, केवल सिंगल ही है वो, तो सिंगल यूज़ हो रही है तो ख़त्म कहानी। अगर ये वाला ऐसे ख़त्म हो गया तो मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन तो रहेगा अगर वो स्पेशल हुई तो, लेकिन यहाँ तो ये ख़राब होते काम ख़त्म है। ठीक है, ये एक्सटेंडेड दोनों में आती है। कंट्रोल्ड, हैंड कंट्रोल्ड, डिफ्यूज़र और फॉग, यहाँ पर 3 ही प्रकार की आती है। हम लोग जो गार्डन की बात कर रहे हैं ना, गार्डन्स होते हैं तो गार्डन्स में ये यूज़ करते हैं ब्रांच। तुमने देखा होगा फव्वारा लगा हुआ है, वहाँ आराम से वो घूम रहा है, कई जगह पानी तेज आ रहा है, कई जगह फव्वारें आ रही है और कई जगह ऐसी फव्वारें आ रही है जो कोई गीला भी नहीं हो पा रहा और पानी के छींटे हो रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉग। नॉर्मली डिफ्यूज़र। और हैंड कंट्रोलिंग, इसको हेड बोलेंगे, गलत लिख दिया ये है, लिखने में गलत आ गया। हेड मतलब हाथ से क्या कर रहे हो आप, हैंड कंट्रोलिंग हो गया, हैंड से क्या कर रहे हैं आप, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ब्रांच हमारे लिए मेन है। अब क्वेश्चन आ रहा है, आग पर सबसे पहले काम में ली जाने वाली ब्रांच पर कौन सा नोज़ल? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पढ़ सकते हो। आग पर, आग लगी हुई कहीं पर भी, सबसे हम लोग कौन सी ब्रांच यूज़ करेंगे और उसमें कौन सा नोज़ल आएगा? भाई तुमने नाम ले लिया ब्रांच तो नोज़ल भी तो बताना पड़ेगा। इसके देखो आप, एल्बो फॉर, वर्किंग नोजल्स, बेसमेंट स्प्रे और उपरोक्त सभी तो यूज़ कर नहीं सकते, तो एक बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ बेसमेंट स्प्रे, हम बेसमेंट स्प्रे का मतलब होता है कहीं नीचे बेसमेंट में तुमने कोई फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कर रखा है, बटन दबाते स्प्रे हो जाए, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आग पर हम काम में ले रहे हैं ब्रांच, तो बेसमेंट की तो कोई बात ही नहीं आ रही, क्योंकि आग बेसमेंट में थोड़ा लगी, ख़त्म कहानी। 2 चीज़ों में डाउट है बच्चे को, एक है एल्बो फॉर नोज़ल, कोई नाम ही नहीं होता, एल्बो फॉर थोड़ा ना होता है, एल्बो तो कोन ही होती है, बाकी कौन आया फिर। वर्किंग नोज़ल आते ही दिमाग दौड़ना शुरू करना चाहिए अगर क्लासेस ढंग से नहीं होगी तो, कि यार वर्किंग नोज़ल वही तो होता है जो काम करने के दौरान काम में आए। वर्किंग मतलब हर बार नोज़ल लग रही है भाई, हर बार नोज़ल ही तो लग रही है। ठीक है, तो नोज़ल क्या होता है? एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी हवा के प्रभाव और दिशा का नियंत्रण करती है। पानी के साथ हवा भी देख रही है वो, तुम्हें ये भी पता लगना चाहिए कि वायु का वेग किधर है। हवा इधर आ रही है, तुम्हारा मूवमेंट इधर जा रहा है, तुम पानी इधर फेंक रहे हो तो पानी इधर थोड़ा जाएगा, पानी हवा के वेग के साथ ही जाएगा, क्योंकि नोज़ल भारी है पर पानी तो हल्का है। पानी
हवा के वेग के हिसाब से क्या होगा, अपनी दिशा बदलेगा। तो जल और द्रव्य के वेग को बढ़ा देता है। नोजल का जो होता है ना वो द्रव, यानी कि द्रव क्या होता है, पानी, द्रव्य, हाँ, इन सब दोनों के वेग को बढ़ाएगा। जैसे देखो डायग्राम भी नज़र आ रहा है तुम्हें, वेग बढ़ रहा है इससे एकदम से, यानी कि अगर इसका सिरा मैं इतना मोटा कर दूं तो वेग थोड़ा बढ़ेगा, छोटे करने पर प्रेशर बढ़ा। प्रेशर एकदम क्या होगा, क्योंकि वो सभी प्रेशर एक जगह सिमट के तुम्हें दिख रहा है, तो उसका एक जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल क्या हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सामने। तो इसको बोलते हैं वाटर। और आजकल इसमें और भी लगने लग गई हैं, एल्यूमिनियम की लग रही है, प्लास्टिक की लग रही है, गन मेटल की लग रही है। रिवॉल्विंग क्यों बोलते हैं उसको, कि तुमने उसको हल्का सा यूँ मोड़ा, रिवॉल्विंग किया, तो मोड़ते क्या हो जाएगी, वो अपनी फुहार बदल देगी, फिर मोड़ दिया, फिर वो फुहार बदल जाएगी, चेंज, उसको बोलते हैं रिवॉल्विंग। आप अपने हाथ से उसको रिवॉल्व कर रहे हो तो वो नोज़ल अपना तरीका चेंज करती जा रही है। ठीक है, इसको बंद करके फिर स्टार्ट कर दो, थर्ड स्टार्ट कर दो।